नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के करीब उपस्थित हूं। और दोस्तों, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पर रोजाना आते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी को पता है, उन सभी को यह बात पता है कि निमी टेक्निकल क्लासेस का YouTube चैनल जो है वो इस प्रकार का कंटेंट देता है जो दोस्तों सबसे अलग होता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप दोस्तों लाइफ में वन टाइम दोस्तों इस पूरे सेशन को देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि जो कंटेंट आपको दोस्तों आप तक पहुंचाने वाला हूं वो किस प्रकार का कंटेंट है। आप मुझे दोस्तों सिर्फ वन टाइम अपने आप को प्रूफ करने का एक अवसर दीजिए। मैं प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद से आप इस क्लास में आए हैं वो उम्मीद आपका पूरा हो सके। देखिएगा, ये सेशन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। जिस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का दोस्तों बेसिक पार्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टॉप क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। इस सॉल्यूशन का जो भी दोस्तों इस बोर्ड पर मैं लिखने वाला हूं, जो भी कंटेंट आपको देने वाला हूं, उसका हूबहू दोस्तों आपको यानी कि ट्रू कॉपी उसका मिलने वाला है ई नोट्स निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और ई नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। देखिए, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ये छठा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये छठा पार्ट है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दूसरा पार्ट, दूसरा सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन 76 नंबर से प्रारंभ करने वाले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ही क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का कि जो दोलित्र है दोस्तों, जो दोलित्र है ये किस प्रकार का दोलन उत्पन्न करता है ना। अनडैम्प्ड, डैम्प्ड प्रकार का, मॉड्यूलेशन या अनमॉड्यूलेशन प्रकार का। तो ये हमें जो आउटपुट में दोस्तों ऑसिलेशन देता है ना, ऑसिलेट करके, ये अनडैम्प्ड प्रकार का होता है ना। अनडैम्प्ड किसको कहा जाता है इसके बारे में सुनिए। देखिए, ये हमारे पास एक सिग्नल है ना। ये क्या है? हमारे पास एक सिग्नल है। ये सिग्नल कहां से मिला है हमें? आउटपुट से। किसके आउटपुट से? इस ऑसिलेटर के आउटपुट से हमें एक सिग्नल प्राप्त हुआ है। देखिए, कोई भी सिग्नल होती है ना दोस्तों, वो क्या करता है कि सिग्नल क्या है? एक कंपन है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है ना। वो वाइब्रेट करता है। तो कोई भी सिग्नल जब स्टार्टिंग में वाइब्रेट करता हुआ उत्पन्न होता है ना, तो वो अपने पूरे टाइम का यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसके दोगुने टाइम से वो जनरेट होता है। यानी कि अगर इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो दोस्तों स्टार्टिंग में ये 0.5 सेकेंड में ही अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लेगी। इस टाइम को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिएंट टाइम इस टाइम को कही जाती है। देखिए, ये एक क्या है? ये दोस्तों अनडैम्प्ड की बात हो रही है। तो अनडैम्प्ड ये एक सिग्नल है। ये सिग्नल क्या है? एक वाइब्रेशन है ना। इस प्रकार से ये वाइब्रेशन होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो कोई भी सिग्नल दोस्तों जब वाइब्रेशन होता हुआ अपने मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में क्या आती है? रिपल्स आती है ना। क्या आती है? रिपल्स आती है या फिर हार्मोनिक्स आती है ना। रिपल्स आएंगी या फिर हार्मोनिक्स आएंगी। हार्मोनिक्स, रिपल्स क्या है? ये दोस्तों एक कण है। ये क्या नुकसान पहुंचाती है? इस हार्मोनिक्स यानी इस सिग्नल को आगे बढ़ने से दोस्तों ये रोकती है। ये क्या करती है? रोकती है। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि ये सिग्नल धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका अनडैम्प्ड जो होता है ना, इसका सिग्नल कैसे होता है? इसका सिग्नल इस प्रकार से होता है। देखिएगा, ये प्रारंभ में दोस्तों कैसा करेगी? इस प्रकार से इसका सिग्नल रहेगा। फिर धीरे धीरे अपने सिग्नल को ये डाउन करती जाएगी, फिर डाउन करती जाएगी, फिर डाउन, फिर स्टेबल हो जाएगी। तो ये जो सिग्नल है ना दोस्तों, ये अनडैम्प्ड सिग्नल है। ये किस प्रकार का सिग्नल होगा? अनडैम्प्ड सिग्नल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखना, दोलित्र का मुख्यतः कार्य क्या होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो काम होता है ना, ये पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करती है। अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, कितने वोल्ट की? सुनिएगा, 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई है। इसको दोस्तों हम किसको देते हैं? ऑसिलेटर को, है ना। हम किसको देते हैं? ऑसिलेटर को। ऑसिलेटर इसको क्या करती है? इस डीसी पावर को ये एसी पावर में कन्वर्ट कर देती है। किसको? एसी पावर में कन्वर्ट कर देती है। फिर एसी का जो करंट होगा ना दोस्तों, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर हम क्या लगा देंगे? एक एम्पलीफायर लगा देंगे। हमने क्या लगा दिया? एक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इसके करंट को, एसी करंट जो एसी पावर है, इस एसी पावर के करंट को ये एम्पलीफाई कर देगा। हम चाहते हैं कि वोल्टेज डाउन ना होने पाए, इसीलिए हम आगे एक पावर एम्पलीफायर लगा देते हैं। हमने यहां पर क्या लगा दिया? हमने यहां पर लगा दिया
पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर अब क्या करेगा, इस करंट और इस वोल्टेज, एसी का जो करंट और वोल्टेज है दोनों को दोस्तों मेंटेन करके रखेगा। तो इस प्रकार से इसका एक सीरीज बन जाता है। तो डीसी को एसी में दोस्तों रूपांतरित करना ऑसिलेटर का काम है। एसी को डीसी में कौन रूपांतरित करता है, ये दोस्तों डायोड का काम है, ये रेक्टिफायर का काम है। ये किसका काम है, ये रेक्टिफायर का काम है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये कन्वर्टर का काम है। और ये किसका काम है, कन्वर्टर। इन सभी युक्तियों का दोस्तों क्या काम है, एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना। यांत्रिक ऊर्जा को एसी पावर में रूपांतरित कौन करता है, तो ये दोस्तों जनरेटर भाई साहब का काम है। ये किसका काम है, ऐसा काम तो केवल जनरेटर ही कर सकता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को ना शेयर भी कर दीजिएगा, एक बार इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और इस सेशन को लाइक भी दोस्तों आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब आप करें या ना करें, ये सब कुछ दोस्तों आपके हाथ में है, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। ऑसिलेटर है एक, ऑसिलेटर किस प्रकार की युक्ति है, ये दोस्तों एक फीडबैक युक्त प्रवर्धक है ना। क्या है, फीडबैक युक्त प्रवर्धक होता है। देखिएगा एक ट्रांजिस्टर आपके पास है, आपके पास क्या है, एक ट्रांजिस्टर। आप दोस्तों चाहते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के रूप में भी काम ले, ऑसिलेटर के भी रूप में काम ले। अगर हमें दोस्तों ऑसिलेटर के रूप में काम लेना है तो हम कैसा फीडबैक देंगे, पॉजिटिव फीडबैक हमें देना होगा। अगर इसी को दोस्तों हमें निगेटिव फीडबैक अगर हम दे दें, निगेटिव फीडबैक दे दें, तो ये किस रूप में काम करेगा, तभी दोस्तों एक एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। कैसा काम करेगा, ये एम्पलीफायर के रूप में। और ये पॉजिटिव फीडबैक देने पर ऑसिलेटर के रूप में काम करेगा, है ना। ये ऑसिलेटर बन जाएगा। तो ट्रांजिस्टर ही है जिसको हमें दोस्तों फीडबैक दे देकर हम कभी ऑसिलेटर बना रहे हैं, कभी एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो कैसा फीडबैक देंगे तो ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों हमें पॉजिटिव फीडबैक देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फीडबैक युक्त प्रवर्धक इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ऑसिलेटर का मेन काम क्या होता है दोस्तों, उसको समझिएगा, है ना। इसका काम ये होता है कि ये दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, ये स्टैटिक एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देती है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, है ना। ये कैसे कन्वर्ट करती है ये भी अभी बताऊंगा। ये दोस्तों फिर ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को फिर ये कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये प्रोसेस कैसे होता है उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक बैटरी है ना, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है इस प्रकार से, बैटरी का पॉजिटिव ये निगेटिव। यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक क्या लगी है, स्विच लगी है, और इस स्विच का कनेक्शन एक कैपेसिटर के साथ इस प्रकार से कनेक्ट है, और यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है, इस प्रकार से एक कॉइल लगी हुई है। अब देखिएगा इसके खेल को देखिएगा। जब भी दोस्तों ये क्या है, वोल्टेज है ना, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स से दोस्तों क्या यहाँ पर चार्ज जाती है, इस बैटरी में चार्ज क्या होती है, स्टोर हो जाती है ना। इस बैटरी में चार्ज स्टोर होती है। किस रूप में स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में। किस रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में। जब आपकी ये कैपेसिटर ना पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी, फिर इस स्विच को ना हम इधर कनेक्ट कर देंगे। इधर कनेक्ट करेंगे तो जो भी चार्ज इसमें स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में हुआ है, ये चार्ज अब यहां पर किस रूप में आ जाएगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में दोस्तों ये कॉइल इस चार्ज को स्टोर करने लगेगी। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब दोस्तों ये चार्ज कैपेसिटर से ट्रांसफर होता इस कॉइल में चली जाएगी, और फिर ये डिस्चार्ज कैपेसिटर हो जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो इस कॉइल में स्टोर है, ये एनर्जी पुनः वापस आएगी इस कैपेसिटर में। तो फिर दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। बस दोस्तों ऑसिलेटर के अंदर यही पूरी चीज लगी होती है। तो आंसर देखिएगा आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए अगर आप रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हैं ना, रेलवे में दोस्तों आप एएलपी की या फिर आप यूपीपीसीएल या फिर आप बार्क की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, पूछा जाता है ना। हाँ अगला, 1 मेगाहर्ट्ज है ना, ये क्या है, ये दोस्तों एन नहीं, ये एच है ना, ये क्या है, एच है। 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति
पैदा करने के लिए योग्य दोलित्र है कौन सा? ट्यून्ड आधार दोलित्र, हार्टले दोलित्र, क्रिस्टल दोलित्र या कॉलपिट दोलित्र। सारे दोलित्र हैं। अब इसमें से 1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति ऑसिलेशन कौन करेगा? तो ये करेगा आपका कॉलपिट दोलित्र। देखिएगा जो कॉलपिट दोलित्र है ना दोस्तों, ये केवल एक ही नहीं, ये 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के दोस्तों ये 100 मेगाहर्ट्ज, कितना? 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के ये 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन करता है कॉलपिट दोलित्र। अब देखिए हार्टले ऑसिलेटर जो दोस्तों है ना, इसके स्थान पर पहले हार्टले ऑसिलेटर लगा रहता था, लेकिन हार्टले ऑसिलेटर में एक कमी आती है। क्या कमी है? इसमें कमी यह है दोस्तों कि जो भी एक टैंक सर्किट है ना, जो एक टैंक परिपथ होता है ना, इस टैंक परिपथ को हमें क्या करना पड़ता है? ट्यूनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ट्यूनिंग। तो जब भी दोस्तों इस टैंक सर्किट को हम हार्टले ऑसिलेटर के माध्यम से ट्यूनिंग करते हैं ना, तो ट्यूनिंग करने के जस्ट टाइम पे ही दोस्तों इसमें क्या एक प्रभाव जनरेट हो जाता है? हैंड कैपेसिटेंस। कौन सा प्रभाव जनरेट होता है? हैंड कैपेसिटेंस। हैंड कैपेसिटेंस दोस्तों इफेक्ट जनरेट हो जाती है। यानी कि आप यूं समझिए कि दोस्तों रोज डे या फिर प्रपोज डे है ना, रोज डे है और प्रपोज डे जो भी है, रोज डे या प्रपोज डे है और आप दोस्तों साथ में बैठे हुए हैं, एक ऐसा माहौल बना हुआ है दोस्तों, एक ऐसा रोमांटिक माहौल क्रिएट आपने किया है, और उसी रोमांटिक माहौल में ही दोस्तों अगर कोई दूसरा बंदा टपक पड़े ना दोस्तों, तो धत तेरी की पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। बस वैसे ही दोस्तों इस टैंक सर्किट का जब भी हम ट्यूनिंग करते हैं ना इस हार्टले ऑसिलेटर के माध्यम से, वैसे ही दोस्तों ट्यूनिंग के टाइम पे ही हैंड कैपेसिटेंस इफेक्ट जनरेट हो जाता है। अब इस हैंड कैपेसिटेंस इफेक्ट को दोस्तों ओवरकम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कॉलपिट ऑसिलेटर दोस्तों बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कॉलपिट ऑसिलेटर। और क्रिस्टल ऑसिलेटर या ट्यून्ड आधार, देखिए ट्यून्ड आधार ऑसिलेटर को हम दो नाम से जानते हैं। पहला दोस्तों आर्म स्ट्रॉन्ग, नोट करिएगा इसको, हम पहला आर्म स्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर और दूसरा टिकलर ऑसिलेटर। कौन सा? टिकलर ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर देखिए जब भी आपको दोस्तों नियत आवृत्ति है ना, जब भी आपको नियत आवृत्ति वाली सिग्नल का आपको क्या करना है, नियत आवृत्ति वाले सिग्नल का आपको ऑसिलेशन करना है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करेंगे, है ना। तो आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलपिट ऑसिलेटर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा सारे ऑप्शनों को एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों, जो चार ऑप्शन दिए गए ना, चारों ऑप्शन क्वेश्चन कहीं से भी दोस्तों मुंह उठाकर आ सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्वेश्चन कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। इसलिए आपको दोस्तों चारों डायरेक्शन से तैयारी करना है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना, आप उसके लिए रेडी रहें एनी टाइम। वेन ब्रिज दोलित्र में वेन ब्रिज जो दोलित्र होता है दोस्तों, हम उसमें किस प्रकार के फीडबैक का उपयोग करते हैं, तो धनात्मक फीडबैक और ऋणात्मक फीडबैक दोनों फीडबैक का यूज करते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा कि बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिएगा जब भी हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर में दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक देते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये ऑडियो आवृत्ति का ऑसिलेशन करता है ना। किसका? ऑडियो आवृत्ति का ये क्या करती है, ऑसिलेशन करती है। ऑडियो आवृत्ति जो होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर के ये 20 के हर्ट्ज, कितना 20 के हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये ऑसिलेशन करता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। और जो इसमें ऑसिलेशन होता है ना, उसका रेशियो कितना होता है, 1/10 1/10 के रेशियो में दोस्तों 1/10 के अनुपात में ये ऑसिलेशन यानी कि किसी सिग्नल को क्या करता है, ये ऑसिलेट कर सकता है। इतना पावरफुल दोस्तों क्या है, ये ऑसिलेटर होती है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्तों क्वेश्चन पढ़ रहे तो पावरफुल तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रवर्धक का वोल्टेज गेन व्यक्त किया जाता है, ये दोस्तों एक नया क्वेश्चन है ना, आपके लिए एक नया क्वेश्चन है कि प्रवर्धक का वोल्टेज गेन व्यक्त किया जाता है, ये डेसिबल में व्यक्त करते हैं। किसमें? डेसिबल में। अब देखिएगा हम डेसिबल में तो व्यक्त करते हैं, लेकिन 1 डेसिबल बराबर कितना वोल्टेज होता है। अगर मैं इससे पहले दोस्तों अगर डेसिबल में अगर 0 डेसिबल का मान पूछूं तो आप लिखे 0.775 वोल्ट। डेसिबल वोल्ट कितना, 1 डेसिबल
सॉरी 0 डेसिबल बराबर 0.775 वोल्ट होता है। वहीं पर 1 डेसिबल बराबर कितना होगा, 1 डेसिबल बराबर 0.869, कितना 0.869 वोल्ट होता है। तो आप इस मान को याद रखिएगा, आप इस मान को याद रखिएगा। और डेसिबल दोस्तों, डेसिबल के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी एम्पलीफायर का हम वोल्टेज गेन का पता करते हैं कि कितने, उसका वोल्टेज गेन का मान कितना है ना। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आपको पता है ना, वोल्टेज आउटपुट में जो हमें मिला और इनपुट में जो हमने इस एम्पलीफायर को वोल्टेज दिया, इनके बीच का दोस्तों जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है वोल्टेज गेन। कॉमन उत्सर्जक को क्या कहा जाता है, तो इस कॉमन उत्सर्जक को हम कहते हैं भू संपर्कित उत्सर्जक। देखिएगा, जो हमारा एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होता है ना, एमीटर बेस कलेक्टर वाली जो 3 टर्मिनल होती है, एक एक टाइम पर तीनों टर्मिनल को दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉमन मानते हैं। एक टाइम को बेस को मानेंगे, फिर एक बार आधार उसको एमीटर को मानेंगे, फिर एक बार संग्राहक को मानेंगे। तो जिस टर्मिनल को हम कॉमन मानते हैं ना, उसी टर्मिनल को हमें ग्राउंड भी करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कॉमन संग्राहक होता तो कॉमन यहाँ भू संपर्कित संग्राहक इसका आंसर हो जाता है ना। और जब आधार वाली होती तो भू संपर्कित आधार वाला को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित किसको करते हैं, बेस वाले टर्मिनल को करते हैं। तो बेस वाले टर्मिनल को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कॉमन उत्सर्जक है तो हम अर्थिंग किसको करेंगे, उत्सर्जक वाले टर्मिनल को। प्रवर्धक में इनपुट कैपेसिटर होता है। अब आपको ना सर्किट डायग्राम के साथ पढ़ाने वाला हूं, और वो चीज दोस्तों आपको ना कभी नहीं भूलेगा, आपकी दिलो दिमाग और आपकी आंखों में, आपकी नजरों में बस जाएगी। बस एक बार देखिएगा, प्रवर्धक में इनपुट कैपेसिटर जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, कपलिंग कैपेसिटर। उसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। अगर मैं चाहता दोस्तों तो आपको ये डायग्राम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूं ना, तो ये आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ये भी सुनिएगा, यहां पर देखिएगा ये कैपेसिटर है। ये क्या है, कैपेसिटर। तो अब बताइए, अगर कैपेसिटर इनपुट में लगा हुआ है दोस्तों, तो किस प्रकार का सिग्नल इस ट्रांजिस्टर को हम देंगे, तो हम एसी सिग्नल देंगे। कैसा, एसी सिग्नल देंगे। ये जो कैपेसिटर है ना, ये किस प्रकार का कैपेसिटर है, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक, किस प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होती है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सिंगल फेज मोटर में भी इसी कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मोटर थोड़ी है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का प्रयोग केवल मोटर में ही नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी किया जाता है। तो देखिएगा यहां पर हमने क्या किया, एक एसी सिग्नल दिया। एसी सिग्नल को दोस्तों ये पास कराएगा। एसी सिग्नल को पास किस टर्मिनल पर कराएगा, ये इसका ट्रांजिस्टर का बेस वाला टर्मिनल है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर। हम सिग्नल दोस्तों किसी ट्रांजिस्टर के किस वाले टर्मिनल को देते हैं, तो सिग्नल बेस वाले टर्मिनल को देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं, एक कैपेसिटर के माध्यम से देते हैं। उस कैपेसिटर का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब सुनिए, ये जो सिग्नल है ना दोस्तों, ये सिग्नल कहां पर जाएगी, बेस वाले टर्मिनल पर जाएगी। जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस वाले टर्मिनल पर सिग्नल जाती है, तो दोस्तों ये जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है ना, इस कलेक्टर टर्मिनल पर करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। कलेक्टर करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर देखिएगा, ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ना दोस्तों, इस कलेक्टर टर्मिनल का कनेक्शन फिर देखिएगा एक प्रतिरोध के माध्यम से दोबारा इसी बेस वाले टर्मिनल पर किया गया है। तो बेस वाले टर्मिनल पर जो कलेक्टर करंट आ रही है ना दोस्तों, उस कलेक्टर करंट सिग्नल को दोस्तों ये ब्लॉक कर देगा, ये कैपेसिटर आने नहीं देगा। क्योंकि एक टाइम पर एक ही सिग्नल दोस्तों बेस वाले टर्मिनल पर आरोपित किया जाएगा, जो हमने दे रखा है पहले से ही इनपुट के रूप में, पहले से हमने दे रखा है इनपुट के रूप में, है ना। अब देखिए, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगा होता तो क्या दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कत हो जाती दोस्तों कि यहां पर देखिएगा, ये जो प्रतिरोध R2, इसको मैं नाम देता हूं R2 और इसको नाम देता हूं मैं R1। तो ये जो दो प्रतिरोध है ना दोस्तों, ये दोनों प्रतिरोध क्या करते हैं, इसके बायस को चेंज कर देते हैं। ट्रांजिस्टर का जो एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तो उसको चेंज करके ये रिवर्स में कर देते हैं। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स में होना चाहिए, तो उसको उसकी बायसिंग को चेंज करके वो फॉरवर्ड में कर देते हैं। अब जिस उद्देश्य से आप इस सर्किट को यूज करना चाहते हैं, आप एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं कि आप
ऑसिलेटर बनाना चाहते हैं, कि आप स्विच के रूप में काम लेना चाहते हैं, फिर वो आपका मकसद पूरा ना हो पाता, क्योंकि ये बायसिंग को चेंज कर देता है ना। इसीलिए हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। अब बताइएगा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछ लेना तो आप उसका आंसर कर पाएंगे या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। उच्च आवृत्ति अनुक्रिया प्रदान करती है, ये दोस्तों ये कहने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसफर कपलिंग करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास, उसको देखिएगा। ट्रांसफर कपलिंग है ना, ट्रांसफार्मर कपलिंग। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए आप भूल जाइए कि ट्रांसफार्मर है, यहां पर आपको कौन सा कपलिंग याद रखना है, डायरेक्ट कपलिंग। कौन सा दोस्तों, डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर दोस्तों हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। किसका, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। आप ये मान लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना दोस्तों, तो कैपेसिटर की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहां पर हम किस प्रकार का सिग्नल देंगे, तो हम दोस्तों यहां पर डीसी सिग्नल देंगे। किस प्रकार का, डीसी सिग्नल। ये डीसी सिग्नल दोस्तों जब जाएगी ना बेस वाले टर्मिनल से होता हुआ जाएगी, तो ये तुरंत इसमें आईसी करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि कलेक्टर करंट फ्लो होने लगेगा। ये जो सिग्नल आपने डीसी वाला दिया है ना, इस सिग्नल का कुछ अंश, कुछ पार्ट, कुछ परसेंट यहां पर जो लोड रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है आरएल, ये क्या करेगा, हीट के रूप में उसको लॉस करा देगा, पावर को लॉस करा देगा, और पावर लॉस हो जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इसलिए डायरेक्ट कपलिंग में दोस्तों इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 35%। अब इसको हमें इंप्रूव करना है, तो हमने क्या लगा दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब ट्रांसफार्मर डीसी पर काम करती नहीं, तो फिर हमने यहां पर कौन सा सिग्नल अप्लाई किया, तो यहां पर दोस्तों हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया। अब कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं। अब कैपेसिटर को कनेक्ट करके दोस्तों एसी सिग्नल को बेस वाले टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, तो हमें यहां पर कलेक्टर करंट तुरंत मिल जाता है। ये कलेक्टर करंट दोस्तों तुरंत मिल जाता है, और यही से हमें इसी कलेक्टर वाले टर्मिनल से हमें आउटपुट लेना है ना। लोड रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा, लोड यहां पर क्या होगा दोस्तों, तो लोड आप ये समझिए यहां पर एक स्पीकर लगा हुआ है, यहां पर आप क्या समझिए, एक साउंड लगी हुई है। बिल्कुल स्पीकर में वैसे ही होता है दोस्तों, ये उसी का सर्किट डायग्राम है। यहां से आपको क्या है दोस्तों, आवाज निकालना है। आप यूं समझिए दोस्तों, शादी में आपको गाना चलाना है, आए हम बाराती बारात लेके, बिल्कुल ठीक ना, इस गाने को चलाना है, और हम हाई वॉल्यूम के साथ चलाना चाहते हैं, हाई बेस के साथ चलाना चाहते हैं। तो कैसे हाई बेस के साथ चलाएंगे, जब एफिशिएंसी दोस्तों 35% से अधिक होगी, तो 35% से अधिक बढ़ करके कितना हो जाएगा, 50%। किस कंडीशन में, जब हम ट्रांसफार्मर कपल्ड कर देते हैं। तो ये पूरे इस सर्किट का नेचर था दोस्तों। मजा आ गया होगा आपको भी समझ के, और मुझे भी मजा आ गया आपको समझा करके, है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक कितना होता है, 0 डेसिबल। मैंने अभी आपको बताया कि 0 डेसिबल का वोल्टेज कितना होता है, 0 डेसिबल में कितने वोल्टेज का कितना वोल्टेज होता है ना, ये आपको याद रखना है। वह दोलित्र जो ज्ञात तरंग उत्पन्न नहीं कर सकता है क्या कहलाता है, ये दोस्तों विश्रांति ऑसिलेटर कहलाती है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में आपको दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। कॉलपिट दोलित्र में चोक कॉइल, इसका भी दोस्तों मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है ना। कॉलपिट दोलित्र में चोक कॉइल क्या करती है, ये उच्च धारा को दोस्तों, उच्च आवृत्ति की धारा को स्टॉप करती है, यानी कि उच्च हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो करंट है ना, एक ऐसा करंट जिसका सिग्नल हाई है, उस करंट को दोस्तों ये पास नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये एक सर्किट डायग्राम है, सुनिएगा, ये एक क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। यहां से हमने एसी सिग्नल दिया है ना, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, एसी सिग्नल यहां से जा रही है। बेस वाले टर्मिनल पर एसी सिग्नल हमने अप्लाई किया। बेस वाले टर्मिनल पर जैसे ही एसी सिग्नल अप्लाई होता है दोस्तों, ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल, इस पे आईसी करंट चलना प्रारंभ हो जाता है। ये आईसी करंट तभी चलेगा जब ट्रांजिस्टर आउटपुट एम्पलीफायर आउटपुट में दोस्तों आपको सिग्नल एम्पलीफाई करके देगा, है ना, आउटपुट में एम्पलीफाई करके देगा कोई सिग्नल, तभी इसमें क्या कहते हैं, आईसी करंट चलती है। और ये आपका टर्मिनल जो कलेक्टर वाली है ना, इस कलेक्टर वाले टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पर एक कॉइल लगा रखे हैं, ये कॉइल है, इसी कॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इस कॉइल को ना हमने क्या किया, कलेक्टर वाले टर्मिनल के साथ में समांतर क्रम में लगा दिया। किसमें, समांतर क्रम में लगा दिया। और इसमें से देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो करंट है, इसको हमें से पास नहीं होने देना है ना। अब पास तो हमें नहीं होने देना है, लेकिन क्यों नहीं होने देना है, हमें इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि हमें आउटपुट कहां से लेना है, हमें आउटपुट लेना है दोस्तों इस फेज शिफ्ट नेटवर्क के माध्यम
माध्यम से। ये फेज शिफ्ट का पूरा नेटवर्क है, इसी नेटवर्क के माध्यम से हमें क्या लेना है, तो हमें आउटपुट लेना है। इसीलिए अगर आउटपुट को दोस्तों जो ऑसिलेशन हुआ है उस ऑसिलेशन को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या इधर खाक लेंगे आउटपुट, है ना। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को दोस्तों हमें क्या करना है, हमें रोकना है, इस सिग्नल को हमें स्टॉप करना है और जाने किधर देना है, इधर जाने देना है ना, इस नेटवर्क की तरफ जाने देना है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए देखिएगा कॉलपिट दोलित्र में चोक कॉइल का काम क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की धारा को रोकना, यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्रिस्टल दोलित्र में प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का सर्किट, तो देखिएगा पहले ना टैंक सर्किट, किस प्रकार का टैंक सर्किट दोस्तों, आरएल टैंक सर्किट, सॉरी एलसी टैंक सर्किट, किस प्रकार का, एलसी टैंक सर्किट यूज किया जाता था। एलसी टैंक सर्किट में क्या होता था कि इसमें जो ना इस सर्किट का जो Q का मान था ना दोस्तों वो 10 की घाते 2 मिलता था। हमें दोस्तों अधिक से अधिक Q का मान चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, पिज्जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसके जगह पे लगा दिया। अब हमें Q का मान कितना बढ़ करके मिला, 10 की घात 6। Q का मान जितना अधिक मिलेगा ना दोस्तों उतना ही अधिक जो हमें आवृत्ति ऑसिलेशन है ना, दोलन आवृत्ति है, जो दोलन आवृत्ति का मान है उतना ही हमें अधिक मिलेगा अगर Q का मान अधिक है। तो हमें दोलन आवृत्ति अधिक चाहिए, इसीलिए पिज्जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब सुनिए, पिज्जो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है ना, ये किस किस मटेरियल से उत्पन्न किया जा सकता है, तो सबसे पहला दोस्तों रोसेल सॉल्ट, सबसे पहला रोसेल सॉल्ट से, है ना, या फिर आप टर्मेलाइन, या फिर आप टर्मेलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। तो रोसेल सॉल्ट और टर्मेलाइन, इनसे आप पिज्जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यानी कि पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों रोसेल सॉल्ट और टर्मेलाइन से ही पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव दोस्तों क्रिस्टल दोलित्र में प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा जो आपका पिज्जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार का जो ऑसिलेटर है, ये आपको किस प्रकार का ऑसिलेशन देता है, तो ये दोस्तों नियत आवृत्ति वाली, ये कैसा आपको देगा, ये नियत आवृत्ति वाली आपको ऑसिलेशन देगी। और इसका इस्तेमाल ना कहां पर किया जाता है, तो संचार में दोस्तों, कहां पर, कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर में, कहां पर, कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर्स में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पिज्जो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिएगा दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में अस्थायी अवस्थाएं होती है, एक और मजेदार कंटेंट दोस्तों। देखिएगा आंसर तो हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर आपको भ्रमण कराने के लिए थोड़ा एक सर्किट डायग्राम से दोस्तों मुलाकात कराता हूं। देखिएगा यह है एक सर्किट डायग्राम, बिल्कुल गहनता से समझिएगा, दिल थाम करके दोस्तों सुनिएगा। यहां पर देखिए क्या है, मल्टी वाइब्रेटर से क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टी वाइब्रेटर का ये सर्किट डायग्राम है। इसको दोस्तों हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट के नाम से भी जानते हैं। हम इसको फ्लिप फ्लॉप सर्किट, फ्लिप फ्लॉप परिपथ, या फिर दोस्तों बाइनरी परिपथ, या फिर बाइनरी परिपथ के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है ना, इसका काम होता है डाटा को स्टोर करना। अब कैसे मैं दोस्तों इस सर्किट डायग्राम से डाटा स्टोर करता हूं वो आप सुनिएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि मल्टी वाइब्रेटर को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट, और दूसरी नाम बाइनरी सर्किट के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो ना परमानेंट पोजीशन होता है ना, 2 पोजीशन होता है। कितना, 2 पोजीशन होता है। कौन सा, ये पहला पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये पहला पोजीशन है। लेकिन दोनों पोजीशन में से एक ही पोजीशन एक टाइम पर ऑन रहता है। अगर मैं इसको दोस्तों, अगर मैं इसको नाम यहां पर दे दूं T1 और इसको नाम दे दूं T2, अगर देखिएगा T1 पोजीशन ऑन है, ये क्या है, ट्रांजिस्टर, T1 पोजीशन ऑन है तो T2 अपने आप ऑफ रहेगा। अगर T2 ऑन है तो T1 अपने आप ऑफ रहेगा। यानी कि 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन में से एक ही पोजीशन एक टाइम पर ऑन रहेगा, और जो भी पोजीशन ऑन है वो क्या करेगा, अनंत टाइम तक ऑन रहेगा। कब तक, अनंत टाइम तक ऑन रहेगा, और डाटा को स्टोर करता रहेगा। जैसे कि आप मोबाइल में 1 दबाते हैं, मोबाइल में अगर 5 दबाते हैं, या फिर एक इंफॉर्मेशन देते हैं बटन से, जो भी दबाते हैं सिग्नल देते हैं, तो इसको तुरंत
स्टोर करेगा। और कब तक स्टोर करता रहेगा? अनंत टाइम तक स्टोर करता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये तभी तक अनंत टाइम तक स्टोर करेगी, तब तक स्टोर करेगी जब तक कि इसमें इनपुट, ये जो आप इनपुट देख रहे हैं ना, ये जो इनपुट देख रहे हैं ना, जब तक बाहर से कोई इनपुट सिग्नल आप अप्लाई नहीं करते। अगर T2 वाला पोजीशन ऑन है तो आप यहां इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये अपने पोजीशन को चेंज कर देगा। अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ है तो ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑन है और आप सिग्नल इस पे अप्लाई करते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑन है उसी पर सिग्नल आप अप्लाई करेंगे इनपुट में, तभी दोस्तों ये अपने पोजीशन को चेंज क्या करेगा? कर देगा, है ना। इन दोनों का काम क्या होता है? एक एक टाइम पर ऑन होना और डाटा को स्टोर करना। मैंने बोला था ना, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का काम होता है डाटा को स्टोर करना, और मैंने क्या किया? डाटा स्टोर आपके सामने दोस्तों करा दिया, है ना। हाँ देखिएगा, अगला, इनपुट के एक पूर्ण चक्र के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल का एक अर्ध चक्र प्राप्त होता है। किसमें ऐसा होता है? तो ये वर्ग बी एम्पलीफायर में ही होता है ना। इसमें आउटपुट सिग्नल आपको कितना मिलता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि सिग्नल आपको कैसा मिलेगा दोस्तों? आउटपुट सिग्नल आपको ना इस प्रकार मिलेगा, केवल हाफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? केवल हाफ मिलेगा, आधे में आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगी। फिर वर्ग सी प्रकार का एम्पलीफायर है, इसमें आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा? तो 180 अंश से कम, 180 अंश से कम मिलेगा। यानी कि इसका सिग्नल कैसा होगा? तो इस प्रकार से इसका सिग्नल होगा, 90 से अधिक होगी लेकिन 180 से कम होगी। ये सिग्नल आपको प्राप्त होगी वर्ग सी प्रकार के एम्पलीफायर से। और वर्ग ए बी प्रकार के एम्पलीफायर में दोस्तों इसमें होता है 180 अंश से लेकर के 360 अंश के मध्य। इसके क्या हो जाएगा? इसके मध्य। यानी कि इसमें जो सिग्नल आपको प्राप्त होगा ना, वो सिग्नल कैसा? 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। तो इस प्रकार से मिलेगी, ऐसा इस प्रकार का आपको सिग्नल मिलेगा, है ना। तो ये सिग्नल किसका है? वर्ग ए बी पावर एम्पलीफायर का। और वर्ग ए एम्पलीफायर का कैसा मिलेगा? तो वो आपको दोस्तों हूबहू जैसा आप इनपुट में सिग्नल देंगे ना, वैसा ही आउटपुट में अभी आपको सिग्नल मिलेगा। कितना? 360 डिग्री का। इसीलिए दोस्तों वर्ग ए पावर एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को हम एक बड़ा ही प्यारा नाम से जानते हैं, इसको ट्रू सिग्नल। हम इसको ट्रू कॉपी सिग्नल, है ना, इसको ट्रू कॉपी सिग्नल के नाम से जानते हैं। ट्रू कॉपी सिग्नल अगर पूछे, ट्रू कॉपी सिग्नल हमें किस पावर एम्पलीफायर से प्राप्त होता है, तो आप लिखेगा वर्ग ए एम्पलीफायर से। जिस प्रकार से ट्रू लव होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ट्रू आउटपुट सिग्नल भी आपको प्राप्त हो रही है। तो ये रहे दोस्तों टोटल दोस्तों कितने 15 क्वेश्चनों का हमने एनालाइज किया है, और बड़े ही शानदार प्रश्न थे। हर प्रश्न दोस्तों आपको नए लेवल का प्रश्न लगा होगा, और हर प्रश्न का कंटेंट भी नए तरीके से आपको प्रदान किया गया है ना। अब आप कमेंट कीजिएगा और बताइए जो मैंने आपसे वादा किया था इस सेशन को प्रारंभ करते समय, तो वो क्या मैंने वादा पूरा किया या फिर नहीं। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका अगला जो सेशन है ना, कल सुबह दोस्तों फिर से लेकर के आने वाला हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आइएगा, और दोस्तों जिस प्रकार से आज आपने पूरे लगन के साथ आपने इस क्लास को देखा, वैसे ही दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लगन के साथ आप जरूर देखिएगा। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और ई नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।